हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मैं हूं सुप्रिया सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है 1995 का। वी आर ऑलरेडी डन विद 1993 एंड 1994 डिस्कशन। सो आज हम इसमें देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और किन किन एरिया से आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है द वर्ड हिंदू एज रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो हिंदू वर्ड जो हिंद के लिए जो यूज हुआ था वो पहली बार अरब्स ने यूज किया था। अरब ट्रैवलर्स की जो ट्रैवलॉग्स मिली हैं उसमें सबसे पहले इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। ये आर.एस. शर्मा में आपकी जो पहली ही चैप्टर है उसी में मेंशन्ड है एनसीईआरटी के बुक में। आप जब पढ़ोगे एनसीईआरटी बुक तो उसमें आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, कहां से? आपकी एंशिएंट की बुक से। ठीक है, अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है कि हिंदी वर्ड क्यों यूज होता था। बेसिकली हिंदू क्या था, यहाँ पे आप देखोगे कि जो टर्म था हिंदू वो निकला था इंडो आर्यन और संस्कृत टर्म सिंधु से, जिसका मतलब था अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, सिंधु रिवर। यू नो अबाउट इंडस, और वही था इट वाज यूज्ड फॉर द नेम ऑफ इंडस रिवर एंड रेफरेंस टू इट्स ट्रिब्यूटरी। द एक्चुअल टर्म हिंदू फर्स्ट अकर्ड इन 9th century इन अरबिक टेक्स्ट। आपको पता होगा कि पहली बार जो है वो मुस्लिम का इन्वेजन या इस्लामिक इन्वेजन कब होता है इंडिया में, तो वो होता है 712 एडी, मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन। उसके बाद जो है वो अरब ट्रैवलर्स भी आते हैं यहाँ पे। तो अरब ट्रैवलर्स आए थे तो वहां पे ये टर्म इजाद हुई थी पहली बार, जो थी क्या, वो हिंदू थी। ठीक है, अब देखो ऑप्शन 4 जो अरब्स था, अरब्स वाला ऑप्शन था वो करेक्ट था, क्योंकि अरब्स वर द फर्स्ट टू यूज द वर्ड हिंदू टू रेफर टू द पीपल ऑफ इंडिया बिकॉज देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन बियॉन्ड द रिवर सिंधु और रिवर, ठीक है, इंडस। तो बेसिकली उसके लिए जो लोग सिंधु के बियॉन्ड रहते थे उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, Who among the following was a Brahmavadini who composed some hymns of the Vedas? अब आप बताओ कि कौन सा ऐसा टाइम था वेद का जब जो फीमेल स्कॉलर्स थी वो कोर्ट में या सभा समिति में पार्ट ले सकती थी। तो वो था अर्ली वेदा, है ना। अगर वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। पहला था अर्ली वैदिक पीरियड, उसके बाद था लेटर वैदिक पीरियड। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसका टाइम पीरियड क्या था, 1500 से लेकर के 1000 बीसी, और जो लेटर वैदिक पीरियड था उसका टाइम पीरियड क्या था, 1000 से लेकर के 600 बीसी। तो बेसिकली इस टाइम पे जो थी वो फीमेल को क्या था, फीमेल को ज्यादा आजादी थी, वो सभा समिति अटेंड कर सकती थी, और उस टाइम पे बहुत सारी फीमेल स्कॉलर्स भी थी, जैसे कि गार्गी, मैत्री, अपाला, ये सब उसी टाइम की थी। और इसमें ब्रह्मावादिनी जो कह रहे हैं वो किसको बोला जाता था ब्रह्मावादिनी, तो वो थी आपकी लोपामुद्रा। ठीक है, सो इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब हम चलते हैं आगे, अभी आप इसको देख लो कि करेक्ट एक्शन ए, ऑप्शन ए, लोपामुद्रा इज मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा एज द वाइफ ऑफ ऋषि अगस्त्य। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 3, द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर टू हिज इंस्क्रिप्शन इज। आपको मैंने पहले भी बताया था 1993 के डिस्कशन में भी कि देवानाम प्रिया और प्रियदर्शी। ठीक है, ये किसके लिए था, ये अशोका के लिए था। तो चक्रवर्ती नहीं होगा, धर्मवेदा नहीं होगा, धर्मदेव नहीं होगा, धर्माकृति नहीं होगा, प्रियदर्शी हो जाएगा। किसके लिए, अशोक के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इसी के डिस्कशन है यहाँ पे। अभी चलो आप क्वेश्चन 4, नगरा, द्रविड़ा और वेसारा। तो बेसिकली टेम्पल आर्किटेक्चर इंडिया जो थी वो हम देखते हैं कि वो डेवलप प्रॉपर होती है कब से, गुप्ता पीरियड के टाइम से। ठीक है, तो गुप्ता पीरियड के टाइम से होती है। तो यहाँ पे इंडिया की हम बात करें तो 3 तरह का टेम्पल आर्किटेक्चर था। बेसिकली अगर हम इधर देखें तो नॉर्दर्न पार्ट में क्या था, नॉर्दर्न पार्ट में नगरा स्टाइल था, जैसे कि गुप्ता की जो टेम्पल है वो नगरा स्टाइल से ही इन्फ्लुएंस्ड है। सदर्न पार्ट में हम देखें तो द्रविड़ा स्टाइल था, और जो नगरा और द्रविड़ा का जो फ्यूजन था वो बेसिकली ज्यादातर हम देखेंगे कि कर्नाटक रीजन में था। वो कौन सा स्टाइल था, वो था आपका वेसरा स्टाइल। तो बेसिकली ये क्या था, टेम्पल आर्किटेक्चर था। जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया में जो है उसका हम देखेंगे कुछ कुछ अलग अलग फीचर्स होता है, जैसे कि मंडप्पा होती है, पंचयातन स्टाइल होता है। सदर्न इंडिया में हम देखते हैं कि लार्ज गोपुरम्स होते हैं, ठीक है, द्वारपाल होते हैं, विमान होती है, उन सब का अलग होता है। और जो फ्यूजन है वो कहाँ है,
स्पेशली जो हम देखते हैं चालुक्यास का टाइम पीरियड है ना, वो होयसाला का टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसको कि यूनेस्को की टैंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी मिला है। तो बेसिकली वो क्या है, वो है आपका इन दोनों का कॉम्बिनेशन विच इज नथिंग बट द वेसरा स्टाइल। तो बेसिकली ये तीनों क्या है, टेम्पल आर्किटेक्चर है। बहुत ही स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5 में द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग फॉर्म द स्पाइनल कॉलम ऑफ वेरियस स्कूल ऑफ इंडियन मिनिएचर आर्ट। ठीक है, बहुत सारे इंडियन में। अब ये लाइन क्यों बोला जा रहा है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग जो थी, आपको पता होगा कि कब स्टार्ट हुआ था मुगल स्कूल में पेंटिंग, तो हुमायूं के टाइम से। बाबर को तो उतना समय नहीं मिला था, 1526 से 1530। हुमायूं थे जो 30 से 40 और उसके बाद 55 टू 56 उन्होंने रूल किया था। बीच में शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड था। तो जब 55-56 में जब हुमायूं वापस आते हैं पर्शिया से, तो वो अपने साथ 2 पेंटर्स लेकर के आते हैं। कौन से हैं वो है मीर सैयद अली और अब्दुल समाद। ठीक है, अब्दुल समाद और मीर सैयद अली इंडिया आते हैं। उसके बाद पर्शियन टच भी पेंटिंग में आने लगता है और मिनिएचर पेंटिंग, मुगल्स मेनली जो भी पेंटिंग करते थे, मुगल्स जो करते थे वो मिनिएचर आर्ट ही था, वो मिनिएचर पेंटिंग ही था। और उसमें टेक्निक कौन सी यूज होती थी, फॉर शॉर्टनिंग की। अगर आपको याद होगा कि 1993 PYQ डिस्कशन में हमने देखा था कि फॉर शॉर्टनिंग टेक्निक ऑफ पेंटिंग जो कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। कहाँ इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस अकबर ने नहीं किया था, सॉरी, अकबर के कोर्ट में इंट्रोड्यूस किया था। किसने किया था, पोर्टुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और वही फॉर शॉर्टनिंग का मतलब होता है कि कोई भी पेंटिंग है जो कि छोटी बनी है लेकिन वो उस एंगल ऑफ विजन से बनाई गई है कि हम उसको देखेंगे तो हमें वो बड़ी दिखेगी। ठीक है, अब देखो, अब अकबर के टाइम पे भी जो थे वो कुछ पेंटर्स मशहूर ही थे, जैसे कि बासवान, दसवान। उसके बाद फिर हम देखते हैं जहांगीर के टाइम पे भी पेंटिंग में लाइफ, नेचुरलिस्टिक फिगर और फ्लोरा फाउना पे फोकस और लाइफ लाइक इमेजेस, और पेंटिंग रीच्ड जेनेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर। वहां पे कौन से थे, उस्ताद मंसूर थे। शाहजहां के टाइम पे ब्रिटिश एंगल जो था वो पेंटिंग में यूज होने लगा था। इसका मतलब यूज ऑफ गोल्ड, यूज ऑफ सिल्वर, और ज्यादातर नेचुरलिस्टिक नहीं। शाहजहां क्या करते थे, वो ज्यादातर मतलब कि नॉट नेचुरल बट अननेचुरल जो पेंटिंग होती है, जो कि डिपिक्शन होती है किसी की, किसी का इमेज बना दिया, कुछ ऐसा बना दिया विच इज नॉट रिलेटेड टू बेसिकली लाइफ साइज, जैसे कि फ्लोरा फाउना, उस पर वो ज्यादा फोकस नहीं करते थे। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ था, पेंटिंग डिक्लाइन होने लगी थी, क्योंकि औरंगजेब फोर्ट में नहीं प्रमोट करते थे अपने टाइम पे पेंटिंग को। तो जैसे ही उनकी मुगल एम्पायर के जो पेंटर्स थे वो जगह जगह जाने लगे थे, अब वो दिल्ली से निकल रहे हैं, अब वो राजस्थान से निकल रहे हैं, तो वो रीजनल पेंटर्स जो है वो बन गए, यानी कि वो दूसरे दूसरे रीजन में जाके बस गए। वहीं पे जो हिमाचल चले गए जो पेंटर्स उनके कोर्ट के, वो क्या निकाला, कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट। कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट में पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, राजस्थानी में बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट हो गया, या फिर बनी ठनी जो किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग हो गई, ये सब हो गई, या फिर वर्ली स्कूल ऑफ पेंटिंग, इस तरह की। कांगड़ा क्या हो गया, कांगड़ा वही पहाड़ी वाला है ना। उसके बाद कालीघाट पेंटिंग ना, यही होगा ऑप्शन, क्योंकि कालीघाट पेंटिंग जो है वो बंगाल के रीजन में हुआ था। ठीक है, इंट्रोड्यूस एंड दैट टू इन द 19th सेंचुरी, यानी कि ब्रिटिश के टाइम पे, और इसमें डेली रोजमर्रा की चीजें जो है वो डिपिक्ट हुआ करती थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कालीघाट पेंटिंग। फॉलोइंग पेंटिंग स्टाइल वाज नॉट अफेक्टेड बाय मुगल पेंटिंग, तो इट वाज कालीघाट पेंटिंग। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब की तो डेथ कब हो जाती है, 1707, और ये कब इंट्रोड्यूस होती है, 19th सेंचुरी में। अब आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो आप, हु अमंग द फॉलोइंग वर द फेमस जूरिस्ट ऑफ मिडिवल इंडिया। कौन से फेमस जूरिस्ट है मिडिवल इंडिया के। अब देखो, अब इसमें ना हम एलिमिनेट कर सकते हैं राजशेखर वाज द कोर्ट पोएट ऑफ गुर्जरा, कोर्ट पोएट ड्यूरिंग द गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी। ठीक है, तो यानी कि कोर्ट पोएट थे ये, तो ही वाज नॉट अ जूरिस्ट, तो बेसिकली सी नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो अब आप देखो कौन सा हो जाएगा, आप इसको काटो। अब ये आपके पास 2 बचा। ठीक है, विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीमुत वहान हमें पता है कि है ही है, तो हम देख लेते हैं कि 1 and 4। अब 2 हिमाद्री, ही वाज आल्सो कोर्ट पोएट, तो फिर ही वाज नॉट ही वाज आल्सो जूरिस्ट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अभी हम देखते हैं अगर इसको, तो हम देखेंगे
कि अगर हम इसमें देखें तो देखो विज्ञानेश्वर ये जूरिस्ट थे कहाँ, 12th सेंचुरी में। इन्होंने मिताक्षर लिखी है। मिताक्षर याद है आपको, इससे क्वेश्चन भी आया है बाद में, तभी मैं कह रही हूँ कि थीम्स वही होते हैं, बस टॉपिक्स बदल देती है यूपीएससी। मिताक्षर जो है वो क्या है, वो लॉ है, हिंदू प्रॉपर्टी लॉ, ठीक है। मिताक्षर और दया भाग, आपको पता होगा मिताक्षर और दया भाग के बारे में, हिंदू लॉ है ये। अब इन्होंने मिताक्षर लिखी थी जो कि यज्ञवल्क्य स्मृति की क्या थी, कमेंट्री थी। अब इन्होंने इन्फ्लुएंस इन हिंदू लॉ, बेसिकली हिंदू लॉ के बारे में है। हिमाद्री जो थे वो क्या है, 3rd सेंचुरी के जूरिस्ट और मिनिस्टर थे। कब, यादवा डायनेस्टी। यादवा डायनेस्टी कहाँ, महाराष्ट्र रीजन में, राइट। तो अभी देखो, अब जीमूतवाहन क्या थे, ये मिडिवल स्कॉलर थे, है ना, और ये दया भाग को फोकस करते थे। अब इनहेरिटेंस लॉ, हिंदू इनहेरिटेंस लॉ दो होती है, मिताक्षर और दया भाग, ठीक है। इन्हीं दोनों के बारे में आपका किसमें आया है, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया है। आई थिंक 2020 का क्वेश्चन है, मिताक्षर और दया भाग के बारे में। वो कहीं से नहीं, वो यहीं से आया था, ठीक है। और अब देखो ये तीनों ही जूरिस्ट बहुत ही नोटेबल थे। और वो जो थे किसके बारे में, हम राजशेखरा, ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ, चलो क्या, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुजरात प्रतिहारा डायनेस्टी, ठीक है। तो फिर देखो यहां से कैसे यूपीएससी ने 2020 में या 21 में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। तो यही बात है कि यूपीएससी पीवाईक्यू ही पूछती है और हम उसी में फंसते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग एंटीसिपेटेड न्यूटन लॉ बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू अर्थ। तो बेसिकली ये किनका था, ब्रह्मगुप्त। हम बहुत सारे सोर्सेज ऐसा भी कहते हैं कि ब्रह्मगुप्त इन्वेंटेड जीरो, इंडिया में ब्रह्मगुप्त ने जीरो का इन्वेंशन किया था, और उन्होंने ही ये जो ग्रेविटेशन लॉ है उसके बारे में भी बताया था कि सारी चीजें कहाँ जाती हैं, ग्रेविटेट करती हैं, कहाँ पे, अर्थ पे। उसी तरह से आर्यभट्ट, आपको पता है कि आर्यभट्ट क्या थे, आर्यभट्ट ने किस चीज के बारे में बताया था, आर्यभट्ट ने सोलर एंड लूनर एक्लिप्सिस के बारे में बताया था, ठीक है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। अब देखो वराहमिहिर क्या थे, तो वराहमिहिर क्या थे, आपको अगर पता होगा कि गुप्ता पीरियड, चंद्रगुप्त 2 जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं जिनको, वराहमिहिर उन्हीं के कोर्ट में थे। और वो एक तरह से क्या थे, he was a scholar, he was a mathematician and also an astronomer। और स्पेसिफिकली वराहमिहिर ने क्या किया था, वराहमिहिर जो थे उन्होंने आपको उनके टाइम पे चंद्रगुप्त 2 और विक्रमादित्य के टाइम पे ये क्या 8 लोगों की जो ये होती थी काउंसिल, या फिर हम बोले कि नवरत्न, सॉरी आई एम रियली सॉरी, आई गॉट कंफ्यूज, नवरत्न में एक नवरत्न कौन थे, जैसे कालिदास थे, वैसे ही वराहमिहिर भी किनके थे, चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य के कोर्ट में क्या थे, वो नवरत्न थे, ठीक है। अभी देखो बुद्धगुप्ता और ब्रह्मगुप्ता, तो ब्रह्मगुप्ता ने बेसिकली किस चीज के बारे में बताया था, इसके बारे में बताया था। अब हम आगे चलते हैं, देखो आर्यभट्ट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, ग्रेविटेशन के बारे में नहीं। वराहमिहिर कंट्रीब्यूटेड टू एस्ट्रोनॉमी और मैथ्स, बुद्धगुप्त फोकस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड कैलकुलेशन। ब्रह्मगुप्त जो थे, जिनको कि कहा जाता है कि इन्होंने जीरो को भी इन्वेंट किया था इंडिया में, तो बेसिकली उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि सारी चीजें क्या करती है, ग्रेविटेट करती है अर्थ के टुवर्ड्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, अकॉर्डिंग टू मीमांसा सिस्टम। मीमांसा सिस्टम आपको पता है क्या है, मीमांसा एक फिलॉसफी है ना। अब आपको पता है कि लेटर वेदा के बाद क्या होता है कि हेट्रोडॉक्स, मतलब कि 2 तरह के स्कूल होते हैं। पहला होता है ऑर्थोडॉक्स स्कूल, जिसमें कि क्या आ जाता है, चारवाक की फिलॉसफी आ गई, है ना। उसके बाद फिर इन्होंने आजीविका आ गई, फिर बुद्धिज्म आ गई, फिर जैनिज्म आ गई, ये सब हो गई। सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है हेट्रोडॉक्स। तो हेट्रोडॉक्स, ये है हेट्रोडॉक्स, सॉरी, सेकंड होता है आपका ऑर्थोडॉक्स। तो बेसिकली जो ऑर्थोडॉक्स होता है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल जो है वो कहीं ना कहीं वेदा से ही क्या है, उपनिषद और वेदा से ही इन्फ्लुएंस्ड है, तो इसीलिए इनको ऑर्थोडॉक्स भी कहते हैं। तो एक फिलॉसफी इसमें, जैसे कि योग है ना, योग फिलॉसफी हो गई, या फिर आपकी मीमांसा हो गई, उसमें भी पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सब जो है ये सब किससे इन्फ्लुएंस्ड है, ऑर्थोडॉक्स से इन्फ्लुएंस्ड है। और इनके कौन थे, मीमांसा सिस्टम, मीमांसा के फिलोसोफर ये थे जमनी ऋषि। और इन्होंने क्या बोला था कि लिबरेशन बस एक ही चीज से पॉसिबल है, वो कौन सा है, वो है आपका कर्म मार्ग, ठीक है। वो अगर कर्म मार्ग करोगे तो फिर आपका लिबरेशन जो है वो पॉसिबल होगा। अब चलते हैं हम, अब ऑप्शन देखो, कर्म मार्ग, मीमांसा फिलॉसफी, उसका प्राइमरी फोकस ही था क्या, कर्म मार्ग।
चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, द रेडिकल विंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी विद जवाहरलाल नेहरू एज वन ऑफ इट्स मेन लीडर। जवाहरलाल नेहरू और कौन थे? जैसे सुभाष चंद्र बोस, है ना, वो फाउंडेड द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। अब इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग इन अपोजिशन टू क्या? 1928 में आई थी नेहरू कमेटी। ठीक है, नेहरू कमेटी किसकी बात कर रही थी? नेहरू कमेटी बात कर रही थी डोमिनियन स्टेटस की, जिसके कि ये लोग खिलाफ थे। ये क्या कहते थे? डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए हमें, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, जिसको पूर्ण स्वराज भी कहते हैं। और ये फॉर्म हुई थी कब? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग 1929। तो बेसिकली इसका यही हो जाएगा, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट 1931, होम रूल मूवमेंट, अब गांधी और इरविन के बीच में हुआ था, लॉर्ड इरविन के बीच में होम रूल मूवमेंट 1916। ठीक है, उसके बाद देखो मॉन्टफोर्ट में वो रिफॉर्म 1990, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ब्रॉन्ज आइकन्स ऑफ नटराजा कास्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड इनवेरिएबली शोज द डेटिव विद। अब मुझे बताओ कि ब्रॉन्ज के बारे में अगर आपने 1993 का डिस्कशन देखा होगा तो उसमें भी ब्रॉन्ज नटराजा के बारे में सवाल है। ये 1995 का क्वेश्चन है, इसमें भी सवाल है। 2022 का जो सवाल आया है उसमें भी नटराज के बारे में सवाल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यूपीएससी जो है वो क्या कर रही है? ईयर ऑन ईयर सेम थीम उठा रही है और उससे सवाल पूछ रही है। उस समय भी हमने देखा था ब्रॉन्ज स्टैचू के बारे में, अभी रिसेंट में भी यूपीएससी ने इसी से सवाल पूछा है। अब इसमें क्या सवाल पूछ रहा है? इसमें नटराज का पूछ रहा है कि चोला पीरियड में जो डेटी है वो कितने हाथों से है के साथ दिखाई जा रही है। तो आपको भी पता है, हमने पूरा चोला का 1993 का जो डिस्कशन किया है उसमें देखा है कि 4 हाथ है। पहले जो 2 हाथ है वो ऐसे हैं, विच इज नोन एज व्हाट? अभय मुद्रा। ठीक है, लेफ्ट हैंड में उनके क्या है? अग्नि है, इसका मतलब डिस्ट्रक्शन। राइट हैंड में क्या है? डमरू है, इसका मतलब क्रिएशन। सो बेसिकली 4 हैंड। एक पांव जो है वो मारा पे है, इसका मतलब ईगो को सप्रेस करना, डिजायर को सप्रेस करना। और एक पैर ऊपर है, इसका मतलब लिबरेशन। लेफ्ट लेग ऊपर है, राइट लेग मारा पे है ना। इधर एक फीमेल इयरिंग है, राइट एक तरफ मेल इयरिंग है, इसका मतलब कि अर्धनारीश्वर। सांप अराउंड है, इसका मतलब कि कुंडलिनी मुद्रा। राइट, ये सारा हमने उस समय डिस्कस किया था। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? 4 हैंड्स। देखो कैसे साफ साफ पीवाईक्यू से सवाल पूछते हैं। अब देख लो, लेफ्ट लेग ऊपर है, ये मारा पे है, हाथ एक अभय मुद्रा, एक में क्रिएशन, एक में डिस्ट्रक्शन। सांप है अराउंड हिज फेस, ये क्या है? ये बता रहे हैं कुंडलिनी मुद्रा। एक में देखो मेल इयरिंग और फीमेल इयरिंग, है ना। इस पे आपका सवाल पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, The term यवना प्रिया mentioned in the ancient Sanskrit text denotes to। तो बेसिकली यवना मतलब होता है क्या? यवना मतलब होता है क्या? यवना प्रिया। तो ग्रीक जो थे ना, ग्रीक जब इंडिया आए थे तो उनका फेवरेट चीज जो था दैट वाज नथिंग बट पेपर। और बहुत ज्यादा वो लोग यहाँ से पेपर लेकर के भी जाते थे ट्रेड करने के लिए, वहां से वो उन्हें ज्यादा दाम में बेच देते थे। तो यवना प्रिया ग्रीक्स के लिए यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है क्या? पेपर। अब आप देखो कि इसमें लिखता है कि द टर्म यवना प्रिया इज मेड अप ऑफ 2 संस्कृत वर्ड। यवन, ठीक है, रेफरिंग टू ग्रीक्स। यवन किसको बताते हैं? ग्रीक। और प्रिया का मतलब होता है लव्ड। सो ग्रीक लव्ड व्हाट? Greek loved peppers. So ancient Sanskrit text used this term to denote the commodity loved by the Greeks from India, and that was nothing but the pepper. ठीक है? Now coming on to question number 12. Next question. Which one of the following monuments has a dome which is said to be one of the largest in the world? कहीं नहीं, ये आपको हर जगह पता होगा कि गोल गुंबज। गोल गुंबज, उसका नाम ही गोल गुंबज है, जो कि कहाँ है? बीजापुर। अब आपको पता होगा कि जो डेक्कन सल्तनत थी उसमें क्या हुआ था? 5 थी, है ना, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बिदार, बरार। उसी में से एक बीजापुर थी, एक डेक्कन सल्तनत थी, और यही इसका ऑप्शन होगा। टोम ऑफ शेषासुरी कहाँ है? बिहार में है ना। उसके बाद देखो जामा मस्जिद दिल्ली, टोम ऑफ गियासुद्दीन तुगलक, ये भी दिल्ली में है। अब देखो आप इसमें कि बीजापुर कहाँ पे? कर्नाटका। गोल गुंबद किसने बनाया था? आदिल शाही डायनेस्टी। सिग्निफिकेंस क्या है? मुस्लिम ऑफ आदिल शाह।
अब देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हो सकता है शेरशाह सूरी का टोम क्या सासाराम नहीं है वन ऑफ द लार्जेस्ट, जामा मस्जिद क्या है ग्रैंड बट स्मॉलर डोम एज कम्पेयर टू गोल गुम्बद, और गयासुद्दीन तुगलक की जो डोम है वो फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर है, वो कोई गोल गुम्बद नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये कि ये वाला देखो ये सवाल हो सकता है कि यूपीएससी अब इनके ऑप्शन से सवाल पूछ ले, तो आप इनके ऑप्शन को भी देख लेना कि जामा मस्जिद आखिर किसने बनवाई थी, है ना, गोल गुम्बज किसने, शाहजहां के टाइम पे क्या क्या बना था, लाल किला बना था और क्या क्या स्ट्रक्चर, जामा मस्जिद बना था नहीं बना था, ऑल ऑफ दैट यू शुड बी नोइंग, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑप्शंस, और मे भी उसी ऑप्शन से फिर से सवाल पूछते। अभी तो दिखाया भी आपको कैसे उसी ऑप्शन से सवाल पूछा जा रहा है। अब देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एमिग्री कम्युनिस्ट जर्नल ऑफ एमएन रॉय, कौन है वो, वैनगार्ड, है ना, 1920। अब किसान सभा आपको पता है कौन सा, ऑल इंडिया किसान सभा कभी हुई है 1936, किसके अंडर में, स्वामी शहजानंद सरस्वती। तो देखो अब मान लो अनुशीलन है, अनुशीलन कोई जर्नल थोड़ी थी, अनुशीलन क्या थी, ये तो एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप थी, सीक्रेट सोसाइटी जिसको कहते हैं, ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी, और वैनगार्ड जो थी वो किन्होंने, एमएन रॉय ने लिखा था। ठीक है, तो अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लो कि रोल क्या था इसका, एमएन रॉय का, इनका ये वाज इन इंडियन रेवोल्यूशनरी, और ये कौन से एसोसिएशन के साथ एसोसिएटेड थे, सीपीआई और सीपीआईएम, और जर्नल कौन कौन सी थी, किसान सभा का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये ऑर्गेनाइजेशन थी 1936 बाय सहजानंद सरस्वती, है ना, उन्होंने फाउंड किया था, एसोसिएटेड है ही नहीं कहीं से एमएन रॉय से। सेकेंड द वर्कर क्या थी, वो कम्युनिस्ट वीकली थी और वो रॉय से एसोसिएटेड नहीं थी। लेकिन वैनगार्ड क्या थी, वैनगार्ड एमएन रॉय ने फाउंड किया था, कहाँ पे, बर्लिन में, ठीक है, और 1920 में। तो बेसिकली बर्लिन में यानी जर्मनी में 1920 में ये फाउंड हुआ था, और ये प्लेटफॉर्म थी किसकी, कम्युनिस्ट आइडिया की। अनुशीलन क्या थी, ये भी रेवोल्यूशनरी सोसाइटी थी, कहाँ, बंगाल में, ये कोई एक कम्युनिस्ट जर्नल नहीं थी। हो सकता है कि इसके ऑप्शन से आपको सवाल आ जाए, तो आपको ये जानना जरूरी है। ठीक है, ये भी देख लेना कि ऑल इंडिया किसान सभा के जो है वो प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, ये सारी चीजें ही छोटी छोटी है। ठीक है, 1936 में कांग्रेस का जो प्रेसिडेंटशिप हुआ था, जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, उसके प्रेसिडेंट नेहरू थे, आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, उसी को खंगालो, जितने हो सके उतने ऑप्शंस को खंगालो। अष्ट प्रधान वर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आपको पता है ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, किसका है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ, यस, नथिंग बट द मराठा एम्पायर। इसमें क्या थे, इसमें 8 प्रधान थे, जैसे कि सुमंत, है ना, सुमंत है, वकानविस है, सचिव है, उसके बाद क्या है, पेशवा है, यही सब। और उसके बाद गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में क्या थे, नवरत्न थे, नवरत्न कोर्ट को अडोर करते थे। ठीक है, विक्रमादित्य तो 2 चंद्रगुप्त की कोर्ट में थे ये, और ये विक्रमादित्य चंद्रगुप्त 2 के कोर्ट में थे, और ये कोर्ट को अडोर करते थे, है ना। इसमें से कोई थे वो जैसे कि पाणिनि हो गए, तो कोई ग्रामर अच्छा लिख रहा है, कोई लिटरेचर अच्छा है, कोई कोर्ट पोएट अच्छे हैं, वैसा। चोला एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज के लिए फेमस थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, तो ये भी नहीं है। विजयनगर क्या था, आर्ट ऑफ लिटरेचर और लिटरेरी राइटिंग, जो हमने 1993 में देखा था कि अमुक्ता माल्यदार किसने लिखा था, विजयनगर के कृष्णदेव राय ने, जो कि तुलवा डायनेस्टी से थे। नॉट दिस, मराठा में जो था ये एडमिनिस्ट्रेशन अष्ट प्रधान की काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी। अभी देखो इसके ऑप्शन में, पेशवा क्या थे, प्राइम मिनिस्टर, अमात्य क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर, सचिव क्या थे, सेक्रेटरी, मंत्री क्या थे, फॉरेन अफेयर, सेनापति क्या थे, आर्मी कमांडर, सुमंत क्या थे, फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स, न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, और पंडिता राव किस चीज के लिए थे, पंडिता राव रिलीजियस अफेयर्स, है ना। और इनका पर्पस क्या था, ये रूलर को असिस्ट करते थे डिसीजन मेकिंग में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कह रहा है मीर जाफर वर्सेस क्लाइव, नो, ये कौन सा बैटल था, मीर जाफर के साथ जो बैटल था वो 23 अप्रैल 1757 में हुआ था, राइट। और ये कौन सा था, बैटल ऑफ प्लासी था, यानी कि ये गलत है, बैटल ऑफ बक्सर मीर कासिम के साथ था, चलो ये गलत है। बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये सही है। बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश जो था वो 6 years वॉर, ये फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी का था। चिलेनमाला ये भी गलत है, और खदरा भी गलत है। अगर आप इसको देखो तो देखो, बैटल ऑफ बक्सर 1764 ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम 2, ठीक है, मीर जाफर उसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं था। बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश जो है वो क्या है, 1760, फाउट ड्यूरिंग द 7 years वॉर।
सॉरी, मैंने 6 ईयर्स वॉर बोल दिया था गलती से, 7 ईयर्स वॉर। ठीक है, उसके बाद किसमें, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, कॉन्टे डी लेली क्या थे, उनके जनरल थे, कमांडर, एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जो कि सर आयर कूट थे वहां पे। ठीक है, उसके बाद देखो आप बैटल ऑफ चिलीवाला, ये क्या था, चिलिनवाला 1849 में हुआ था। ये एंग्लो सिख वॉर के टाइम पे हुआ था, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सर ह्यूगो एंड सिख एम्पायर, कौन थे वो, शेर सिंह थे। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के से सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में क्या वो जिंदा थे, कौन, रंजीत सिंह, आप मुझे बताओ कमेंट में। अब बताओ, डलहौजी नॉट इन्वॉल्व इन द फाइटिंग। बैटल ऑफ खदरा जो है क्या है, खरदाद 1795, मराठा एम्पायर वर्सेस निजाम ऑफ हैदराबाद के बीच में हुआ था। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, लखनऊ पैक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरार्की। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ईयर याद होगा, हिस्ट्री में वैसे भी आपको ईयर याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो बेसिकली 1916 डायरार्की कभी इंट्रोड्यूस हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद हुआ है, 1919 कर लो। रॉलेट एक्ट कब हुआ है, 1919 हुआ है। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ है, 1905 हुआ है। तो रॉलेट एक्ट 1919 में आया है, चिल्सफोर्ड रिफॉर्म उसके बाद आई है, यानी कि आप इंट्रोडक्शन ऑफ डायरार्की 1920 भी कर सकते हो। तो आप इसको अरेंज कर लो, फिर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1905 यानी 4, ठीक है, ये दोनों तो कट गए ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद आप देखो क्या हो जाएगा, 1, तो 1 इसमें है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, इसका ऑप्शन आपको 2 से निकल गया, डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, अब आप देखो 4132, बी में है 4132, दिस इज द ऑप्शन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 देख लो आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जमनालाल बजाज, सत्याग्रह आश्रम एट वर्धा, बिल्कुल सही, और ये एक बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे किनके, महात्मा गांधी के। दादा भाई नारोजी, बॉम्बे एसोसिएशन, यस, दादा भाई नारोजी वाज एसोसिएटेड विद दिस। लाला लाजपत राय, नेशनल स्कूल ऑफ लाहौर, बिल्कुल सही बात है। बाल गंगाधर तिलक, सत्यशोधक समाज, हमने 1993 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन में करा था कि सत्यशोधक समाज के साथ कौन एसोसिएटेड थे। सत्यशोधक समाज 1873 में फॉर्म हुआ था, और किन्होंने किया था, ज्योतिराव फुले। ठीक है, so he was not associated with this, so the option would be D would be the correct option here। आप देख लो जमनालाल बजाज, सत्याग्रह आश्रम एट वर्धा, दादा भाई नारोजी, बॉम्बे एसोसिएशन कब फाउंड हुआ था, 1852 में। ठीक है, उसके लाला लाजपत राय 1893 में, कब, सेंटर ऑफ नेशनलिस्ट एजुकेशन कहाँ पे, लाहौर। बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक समाज के साथ नहीं थे, इसको कौन किया था, ज्योतिराव फुले ने 1873 में। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चन दैट वी डिस्कस टुडे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ आया होगा, और कैसे प्रीवियस ईयर जो है वो इस क्वेश्चन को निकालती है, और कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यूपीएससी निकालती है, और किस तरह से सवाल बनाती है, आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा। हम और डिटेल में और भी अच्छे तरीके से नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि हम और ज्यादा डिसिफर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे सवाल बनते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, स्टडी वेल, सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन, थैंक यू।